हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको कक्षा 6 से 8 तक राजस्थान बोर्ड की एसएसटी पाठ्यपुस्तक की संपूर्ण अध्यायों की संक्षिप्त सारगर्भित परीक्षा उपयोगी और नवीनतम जानकारी आपको रुचिकर अंदाज में उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे आपको एसएसटी के अध्ययन में सहायता मिलेगी। आशा करता हूँ मैं आपके उद्देश्यों की प्राप्ति में आपका सारथी बन सकूँ। अगर आपको मेरी सामग्री पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको मेरे नए नए वीडियो और समय पर मिलें और कोई वीडियो आपसे छूटे भी नहीं। तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान में पृथ्वी हमारा आवास भाग 2 के प्रथम अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पूरी पाठ्यपुस्तक में के अध्यायों की विषय सूची आपके सामने है, जिसमें पहला पाठ है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा पाठ है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और अंतिम छठा पाठ है हमारा देश भारत। तो आओ बच्चों, आज हम पहला पाठ का अध्ययन करते हैं, सौरमंडल में पृथ्वी। इस अध्याय में जहाँ महत्वपूर्ण बिंदु आएंगे, मैं आपको उन बिंदुओं को विस्तृत रूप से बताता हुआ चलूँगा। तो आओ बच्चों, की पाठ की शुरुआत करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उसकी गणना नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं जो रात को देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हम उनकी गणना नहीं कर सकते क्योंकि उनकी संख्या अनगिनत होती है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। बच्चे, इनमें से जो कुछ तारे जो चमकीले होते हैं, वो तारे या तो नए होते हैं, उनमें ऊर्जा रोशनी ज़्यादा होती है, या वे हमारी पृथ्वी के नज़दीक होते हैं। और जो तारे हमें धुंधले दिखाई देते हैं, वो पृथ्वी से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, इसके कारण वो हमें धुंधले दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं और ये तारे ऐसे लगता है जैसे हीरे चमक रहे हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं, और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन आकाश में बच्चों चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो चंद्रमा की कुल 16 कलाएं होती हैं, जिसमें तो 14 कलाओं में तो वो आकार बदलता है और 2 कलाएं पूर्णिमा और अमावस्या होती हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई दे, उस दिन अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते?
ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं का हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ्य पुस्तक ये कहना चाह रही है कि ये तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रहते तो वही हैं, लेकिन सूर्य की तेज रोशनी के कारण दिन में हम इन तारों को देख नहीं पाते। और जैसे ही संध्या काल या रात्रि होती है, सूर्यास्त हो जाने के बाद ये तारे आकाश में हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन सभी को खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल अत्यंत उपयोगी है कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो हमें रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती, उन सभी वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, और इनमें से जो कुछ खगोलीय पिंड आकार में बहुत बड़े होते हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह है, वो आकार में सभी ग्रहों से बड़ा है, इसलिए वह गैसों से निर्मित एक ग्रह है। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ये तारे सूर्य से अधिक दूरी के होने के कारण हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं, और अधिक दूरी के कारण इनकी ऊष्मा और प्रकाश हमारे तक नहीं पहुंच पाता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर इन सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, इसको आप एक छोटी सी उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जिस प्रकार हवाई जहाज आकार में बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब वो आकाश में उड़ता है तो वो हमें बहुत छोटा प्रतीत होता है, क्योंकि वो बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, कभी आपने रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तो आपने देखा होगा इन तारों से बहुत सारी आकृतियों का निर्माण होता है। इन विभिन्न प्रकार की आकृतियों जो बनती हैं उन्हें नक्षत्र मंडल के नाम से जाना जाता है, और इनमें से अपना सबसे प्रमुख नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि मंडल, जिसे इस सप्तऋषि मंडल में 7 तारे होते हैं और एक 7 तारों का समूह होता है। इसमें प्रत्येक तारे को एक ऋषि कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार ऋषि हमें ज्ञान देते थे, उसी प्रकार प्राचीन काल में ये तारे हमें दिशाओं का ज्ञान देते थे, इसलिए इन्हें सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जिसे 7 ऋषि या संत भी कहा जाता है। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, जिसे आप चित्र 1.1 में देख सकते हैं, जिसमें एक बालिका इन तारों को निहार रही है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, और प्यारे बच्चों, ये सप्तऋषि मंडल हमेशा उत्तर दिशा में ही हमें रात्रि के समय हमको दिखाई देता है। और इसी सप्तऋषि मंडल के और ऊपर की ओर एक तेज तारा हमें चमकता हुआ दिखाई देगा, उसे ध्रुव तारे के नाम से भी जाना जाता है, और वो भी हमेशा की तरह अपने स्थान पर अटल है।
ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देख सकेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। सूर्य, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन परीक्षा के लिए बन सकता है, जिसमें कहा जा सकता है कि ग्रह का अपने सौरमंडल में जितने भी कुल 8 ग्रह हैं, उनका स्वयं का खुद का प्रकाश नहीं होता है और वो सभी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। और सूर्य भी एक तारा है और इसलिए एक सवाल ये भी बनता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो उसका आपका उत्तर होगा सूर्य। कुछ रोचक तथ्य आपकी पाठ्यपुस्तक में और दिया है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको विदित है, शनि ग्रह के ओर एक गैसों का छल्ला बना होता है, जिसे आप छल्लों वाला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक चित्र दिया गया है, जिसमें हमारे सौरमंडल में स्थित सभी 8 ग्रहों के बारे में संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी दी गई है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। बच्चों, आप सभी जानते हैं, जो सूर्य के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, यानी ये हमारी पृथ्वी के समान ही लगातार घूमता रहता है और इसके चारों ओर चक्कर भी लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से भी कुछ के पास अपने चंद्रमा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के पास उसके 2 उपग्रह हैं, जिनका नाम फोबोस और डीमोस है, और पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसके अलावा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जवाब होगा शनि ग्रह, क्योंकि उसके कुल 22 उपग्रह हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उससे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार पिता परिवार का मुखिया होता है, उसी प्रकार सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, और सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उन ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह भी ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित वलयाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है
और जो सूर्य है वो हमारे सौर मंडल के केंद्र बिंदु में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल से बांधे रखता है। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है और ये एक अत्यंत गर्म गैसों का गोला है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं और इन सभी ग्रहों में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है और जो इन्हें एक अपने निश्चित मार्ग पर बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है और सौरमंडल में स्थित सभी ग्रहों को ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से ही प्राप्त होती है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। तो बच्चों, सूर्य के बाद अब हम विभिन्न 8 ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आता है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो आपका जवाब होगा 8। सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नज़दीक यानी सूर्य के सबसे पास है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस तथा फिर नेपच्यून। तो प्यारे बच्चों, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह कहलाते हैं। इन आंतरिक और बाह्य ग्रहों के मध्य बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं वो आकार में छोटे होते हैं, जबकि जो बाह्य ग्रह हैं वह आकार में बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जैसे आपको मैं कुछ प्रश्नों के बारे में अवगत कराता हूँ जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा बुध, सूर्य से सबसे दूर का तारा नेपच्यून, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय या छल्ले बने हुए हैं, शनि, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है, चंद्रमा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, मंगल को, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र को, सांझ और सुबह का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को, और इन सभी ग्रहों में पृथ्वी पर ही एकमात्र जीवन संभव है। तो आओ बच्चों, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के एक निश्चित मार्ग पर परिक्रमा करते हैं और ये जो मार्ग है एक दीर्घवृत्ताकार यानी अंडाकार आकृति में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इन ग्रहों की कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे केवल 88 दिन लगते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण ये सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी पूर्ण करता है और इस परिक्रमा को पूर्ण करने में से कुल 88 दिन का समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी, सिरस तथा प्लेटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं, यानी इन्हें हमारी ग्रहों की सूची से प्लेटो को बाहर कर दिया है। बच्चों, आपके लिए यहाँ एक जानकारी और उपलब्ध करवाई गई है। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो इन ग्रहों, नक्षत्रों और खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करता है, ऐसे अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री भी कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और
आर्यभट्ट नामक व्यक्ति भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पहले खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी बड़े भागों में खगोलविद ब्रह्मांडों के रहस्यों को जानने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बच्चों हमने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पे भेजा है और हमारा मंगलयान मंगल ग्रह पर पहले ही पहुंच चुका है। और अभी हाल ही के दिनों में हमने आदित्य L1 को भी सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा है। तो प्यारे बच्चों, इन सभी ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है पृथ्वी, क्योंकि इन सभी 8 ग्रहों में से ही पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर हम सूर्य की दूरी के हिसाब से माने तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी बाह्य जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी का आकार एकदम गोल नहीं होकर ये ध्रुवों पर से थोड़ी चपटी हुई है। इसके कारण इसके आकार को भू आब या लद्वक्ष भी कहा जाता है। और आप सीधे अर्थों में समझने के लिए आप सभी ने नारंगी देखी होगी, तो इस पृथ्वी का आकार नारंगी के समान है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों, पृथ्वी पर ही जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन मौजूद है। अन्य किसी ग्रह पर अभी इसके साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके 3 हिस्सों पर पानी भरा हुआ है। और पानी जैसे कि आप देखते हो तो पानी हमें नीला रंग का दिखाई देता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर ये नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो आओ चंद्रमा के बारे में अध्ययन करें। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी ये पृथ्वी के आकार से चौथे हिस्से का है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये चंद्रमा जो उपग्रह है ये पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण हमें आकार में बड़ा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, जबकि मानव द्वारा निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है, जो समय समय पर पृथ्वी से रॉकेट के द्वारा जिन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है और ये पृथ्वी के चारों ओर नियमित कक्षा में चक्कर लगाते हुए हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम हो क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक कोई भी व्यक्ति भारत का चंद्रमा पर नहीं पहुंचा है। एक व्यक्ति अभी तक जिसने चंद्रमा पर कदम रखा उसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और ये अमेरिका का रहने वाला था, जो 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की धरती पर इसने कदम रखा था। भारत की ओर से इस क्रम में प्रयास जारी हैं और निकट भविष्य में हो सकता है कि भारत का भी कोई व्यक्ति चंद्रमा पर अपने कदम
रखें। एक जानकारी आपके लिए और बता दूं, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। जब सूर्य से पहली किरण निकलती है तो पृथ्वी तक पहुंचने में उसे 8 मिनट का समय लग जाता है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, हमारे टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन इन्हीं कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसैट, IRS और एडुसैट इत्यादि हैं। प्यारे बच्चों, इनमें से एडुसैट कृत्रिम उपग्रह शिक्षा से संबंधित है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो प्यारे बच्चों, एक सवाल यहाँ से बनता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो आपका जवाब होगा 27 दिन। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। हमें चंद्रमा का उत्तरी भाग हमेशा दिखाई देता है, दक्षिण भाग हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति लगभग एक समान है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इनकी संख्या मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में ये बहुतायत से पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के ही वे भाग हैं जो कि बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। तो बेटा, ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। अब उल्का पिंड के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। प्यारे बच्चे, ये जो उल्का पिंड है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कभी कभी पृथ्वी से टकरा जाते हैं और जहाँ पर ये गिरते हैं तो वहाँ पर एक गहरे गड्ढे का निर्माण होता है। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में भी पुष्कर और रामगढ़ झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने के कारण हुआ है। भारत में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ ये उल्का पिंड गिरे, वहाँ गहरे गड्ढों का निर्माण हो गया या वहाँ पर झील का निर्माण हो गया। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में तेज घर्षण के कारण ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर इनमें आग लग जाती है और पृथ्वी तक आते आते ये लगभग संपूर्ण रूप से नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन इनमें से जो कुछ उल्का पिंड जो आकार में बहुत बड़े होते हैं वो नष्ट नहीं हो पाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने भी कभी देखा होगा आकाश में ऐसे तेज अग्नि को पृथ्वी की ओर आते हुए, जिन्हें आप स्थानीय भाषा में तारा टूटना कहते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, कभी रात्रि के समय आपने आकाश में देखा होगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर एक दूधिया रास्ता जैसी पट्टी बनी होती है, जिसमें
लाखों तारे होते हैं और अपना सौरमंडल भी इन्हीं लाखों तारों में से एक है, और जिसे हम हिंदी में आकाशगंगा और अंग्रेजी में मिल्की वे के नाम से जानते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई है। प्यारे बच्चों, ये आकाश में हमको एक बहती हुई नदी के समान दिखाई देती है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा यानी आकाश की गंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा। प्यारे बच्चों, ब्रह्मांड की विशालता के बारे में आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है, उसी प्रकार आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है, और एक आकाशगंगा में लाखों सौरमंडल हैं और ब्रह्मांड के अंदर लाखों की संख्या में आकाशगंगा है। तो आप अपना स्थान ब्रह्मांड के अंदर जान सकते हो। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ पर है? इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि बच्चों, आपको इस अध्याय की जानकारी में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।